यूपीएससी सरीखे परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जानते हैं कि ऊंचे प्रशासनिक पदों पर पहुंचने का रास्ता किन कठिनाइयों से होकर गुजरता है। लेकिन अगर पता चले कि सरकार कुछ पदों पर सीधी भर्ती यानी लेटरल एंट्री कर रही है तो लगेगा कि जब सीधा रास्ता है ही तो सिविल एग्जाम की तैयारी करने के युद्ध में क्यों उतरा जाए। लेकिन ये बात इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, आइए समझते हैं। हाल ही में फिर से सरकार द्वारा की जा रही लेटरल एंट्री पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल यूपीएससी ने सीनियर ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन में दिए गए 45 पद लेटरल एंट्री से भरे जाएंगे, यानी ये यूपीएससी की ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं की तरह एंट्री लेवल पर न होकर सीधे उच्च पदों में भर्ती के लिए हैं। 45 पदों में 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक और उप सचिव के पद हैं। लेटरल एंट्री के इन पदों का नोटिफिकेशन आते ही विवाद छिड़ गया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को दरकिनार कर रही है। अब इसमें रिजर्वेशन को दरकिनार करने की बात क्यों की जा रही है? दरअसल सरकार के ही डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक सर्कुलर नोटिस है, जिसके मुताबिक डेपुटेशन पर होने वाली नियुक्तियों में रिजर्वेशन कंपलसरी नहीं है और लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली नियुक्तियों को डेपुटेशन के ही बराबर माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सिंगल पोस्ट कैडर में रिजर्वेशन लागू नहीं होता और लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली हर भर्ती सिंगल पोस्ट कैडर है। सरकार इसमें पहले तो डिफेंसिव मोड में थी। सरकार का कहना है कि लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में डेवलप किया गया था। दरअसल 2005 में यूपीए सरकार ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर होने वाली भर्तियों को विशेषज्ञों से भरा जाए। इन विशेषज्ञों को बिना परीक्षा पास किए सिर्फ इंटरव्यू के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। इसके लिए प्रशासनिक आयोग ने तय किया था कि अधिकारी की उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए और उसे काम करते हुए कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। लेटरल एंट्री में अफसर बनने के लिए 3 स्टेज की परीक्षा पास नहीं करनी होती। इसमें सीधे इंटरव्यू के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर यह नियुक्ति 3 साल के लिए होती है, लेकिन इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार में पहली बार लेटरल एंट्री की शुरुआत हुई थी 2018 में। लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक जुलाई 2024 तक 63 नियुक्तियां लेटरल एंट्री के जरिए ही की गई थी। हालांकि सरकार लंबे वक्त तक डिफेंसिव नहीं रही। बाद में खबर आई कि सरकार ने यूपीएससी को लेटरल एंट्री के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को कैंसिल करने का आदेश जारी किया है। 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इस दिन का मकसद देश के विभिन्न समुदायों के बीच शांति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के छठे प्रधानमंत्री के तौर पर 1984 से 1989 के दौरान काम किया। उनकी नीतियां उनसे पहले के प्रधानमंत्रियों से बहुत अलग थीं। जैसे उन्होंने तकनीक उद्योग में कर में कटौती की। उन्हें फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। उनके कार्यकाल में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी सीडॉट का गठन किया गया, जिसने भारत की टेलीकम्युनिकेशन जरूरतों को पूरा किया। सीडॉट ने भारत के कम्युनिकेशन सेक्टर में पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस के जरिए क्रांति ला दी। इन पीसीओज ने ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी दुनिया से जोड़ दिया। 1986 में एमटीएनएल के गठन के जरिए टेलीफोन नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने में मदद मिली। उनके कार्यकाल में ही वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 करने के लिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। भले ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1992 में लाया गया, लेकिन लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के फाउंडेशन का काम उन्हीं के कार्यकाल में किया गया था। उनके कार्यकाल में एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 लागू हुआ। इसके अलावा उन्हें देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लाने के लिए भी जाना जाता है। कोलकाता रेप केस और मर्डर मामले में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। इस टास्क फोर्स को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टास्क फोर्स अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्तों में और फाइनल रिपोर्ट 2 महीनों के भीतर सौंपेगी। केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष टास्क फोर्स के पदेन सदस्य होंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के मुताबिक मेडिकल संस्थानों में इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी नॉर्म्स की कमी के चलते मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ हिंसा और सेक्सुअल वायलेंस की वारदातें बढ़ रही हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है।
इस टास्क फोर्स को 2 स्तरों पर काम करना है। एक, मेडिकल प्रोफेशनल्स के खिलाफ होने वाली हिंसा और जेंडर बेस्ड हिंसा को रोकने के लिए, और दूसरा, इंटर्न्स, रेजिडेंट्स, सीनियर रेजिडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सों और सभी चिकित्सा पेशेवरों के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य स्थितियों के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करना। देखिए, जब डॉक्टर्स की अनदेखी के चलते किसी मरीज की मौत हो जाती है तो डॉक्टर को जिम्मेदार माना जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन अगर डॉक्टर्स की सेफ्टी की बात करें तो अभी तक कोई सख्त कानून लागू नहीं है। किसी भी देश की प्रगति में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर देश में मेडिकल संस्थानों में सेफ्टी इश्यूज हैं तो बाकी के वर्कप्लेस की सेफ्टी की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में ही पुलिस ने 31,516 रेप केस रिपोर्ट किए। इन आंकड़ों में 2021 की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है। जाहिर है, निर्भया केस के बाद सरकार ने कड़े कानून लागू तो किए, लेकिन इन मामलों में कमी दिखाई नहीं देती। केवल कड़े कानून इन स्थितियों में सुधार नहीं ला सकते। जरूरत है समाज के स्तर पर एक बड़े सुधार की, वो सुधार जो घर से शुरू होकर स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस और पब्लिक प्लेस तक पहुंचे। वो सुधार जिसमें सड़क पर चल रही लड़कियों पर कसी जाने वाली फब्तियों से लेकर ऑनलाइन होने वाली ट्रोलिंग तक को रोका जा सके। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। ये मलेशिया के प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरान उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। भारत और मलेशिया के बीच बेहद मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा के बाद ये संबंध महज द्विपक्षीय न रहकर कूटनीतिक सहयोग में तब्दील हो गए थे। 2024 में दोनों देश कूटनीतिक सहयोग के दूसरे दशक में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अनवर इब्राहिम की ये यात्रा दोनों देशों के भविष्य के लिए नए रास्ते खोलेगी। इस यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया के बीच कुछ अहम समझौतों के साथ मलेशिया ब्रिक्स में अपनी सदस्यता के बिड को मजबूती से रखना चाहता है। इसके अलावा आसियान के अगले सम्मेलन की मेजबानी मलेशिया के पास ही है। दरअसल जब किसी देश को किसी महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी सौंपी जाती है तो वो उसके पहले द्विपक्षीय संबंधों के जरिए समझौतों पर काम करता है, जिससे सम्मेलन के दौरान उन्हें फाइनल किया जा सके। मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक अहम पिलर है। साउथ ईस्ट एशिया में भारत का एक अहम सहयोगी है। मलेशिया का रणनीतिक तौर पर महत्व समझने के लिए हमें उसकी लोकेशन को समझना होगा। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित मलेशिया को साउथ चाइना सी 2 भागों में बांटता है। पहला हिस्सा है प्रायद्वीपीय मलेशिया, जिसे पश्चिमी मलेशिया कहते हैं, और दूसरा हिस्सा है ईस्ट मलेशिया या फिर पूर्वी मलेशिया। प्रायद्वीपीय मलेशिया मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है। ये मलय पेनिनसुला के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। साथ ही इसकी सीमा थाईलैंड से लगती है। वहीं पूर्वी हिस्सा बोर्नियो आइलैंड के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जिसकी सीमा इंडोनेशिया और ब्रुनई से लगती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड और पश्चिमी मलेशिया के बीच स्थित है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक बेहद महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच लिंक का काम करती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे में है आज वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम को महाउपनिषद से लिया गया है। मतलब कि ये पृथ्वी पर मौजूद हर तरह का जीवन, चाहे इंसान का हो या फिर जानवर या फिर सूक्ष्म जीव, सभी एक दूसरे से अंतर संबंध रखते हैं, ये बताता है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से जुड़कर बना है। वसुधा यानी पृथ्वी, इवा यानी की तरह, और कुटुंबकम से मतलब है विस्तृत परिवार, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार की तरह है। भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम ही रखी गई थी। पहला सवाल है, मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सोलर विलेज बना है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, न तो एक न ही दो, या फिर एक और दो, दोनों। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र का तकरीबन 10% हिस्सा रामसर स्थलों में शामिल आर्द्र भूमियों का है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि सूची और मूल्यांकन इसरो द्वारा तैयार किया जाता है। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या इंडोनेशिया में है। सही कथनों का चुनाव करना था, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। और सही जवाब है विकल्प ए, केवल एक और दो।
अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय ध्वज में लगा नीला चक्र 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र का अर्थ है न्याय का पहिया, धर्म का पहिया, शक्ति का पहिया या फिर अहिंसा का पहिया। सही जवाब है विकल्प ए, न्याय का पहिया। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 जारी किया गया है। इसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल A+ ग्रेड हासिल हुई है। सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स को हर साल ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा जारी किया जाता है। यह सिलसिला 1994 से जारी है। इसमें A+ से लेकर F तक की ग्रेड दी जाती है। जाहिर है कि A+ बेहतरीन और F एक खराब ग्रेड माना जाता है। इसमें सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को महंगाई नियंत्रण, करेंसी स्टेबिलिटी, आर्थिक समृद्धि और ब्याज दरों के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में परखा जाता है। अभी इस रिपोर्ट की फुल डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन अक्टूबर में मैगजीन के प्रिंट और डिजिटल एडिशन में फुल डिटेल्स जारी की जाएंगी। आपको बता दें कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिसे 1937 में स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयर्स का मालिकाना हक गैर सरकारी हाथों में था। इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयर्स के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद से आरबीआई पर मालिकाना हक भारत सरकार का है। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अहम रोल प्ले करता है। आरबीआई भारतीय वित्तीय और मौद्रिक व्यवस्था में अहम शक्तियों के साथ भारत के सभी बैंक्स को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए आरबीआई को अक्सर बैंकर्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 8A के मुताबिक आरबीआई के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर्स, संख्या जिनकी 4 से अधिक नहीं हो सकती, उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसी एक्ट की धारा 7(1) के मुताबिक केंद्र सरकार आरबीआई को अगर जरूरी समझे तो जनहित में आरबीआई गवर्नर से सलाह के बाद रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए 2021 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। कुछ संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार जनहित में रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दे सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर को आरबीआई कानून से शक्तियां मिलती हैं। उपर्युक्त में से सही कथन चुनना था 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प सी, यानी केवल पहला और तीसरा कथन सही है। आपको बताना है कि इस प्रश्न में दूसरा कथन गलत क्यों है। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 अगस्त के बीच पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। 21 से 22 अगस्त के बीच पोलैंड की यात्रा के बाद वे 23 अगस्त को यूक्रेन पहुंचेंगे। 23 अगस्त का दिन यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन यूक्रेन में नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। पोलैंड के साथ भारत के रिश्ते कितने गहरे और पुराने हैं, इसका अंदाजा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई एक घटना से लगा सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर जर्मनी और सोवियत संघ ने आक्रमण कर दिया था। पोलैंड के लोगों के पास देश कहने के लिए कोई जमीन नहीं थी। उस दौरान पोलैंड के तकरीबन 5000 बच्चों को भारत में शरण दी गई थी। ये कहानी तब की है जब भारत ब्रिटिश आधिपत्य में था और पोलैंड के बच्चों को शरण छोटी सी रियासत नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जी ने दी थी। उन्हें जाम साहेब के नाम से भी जाना जाता है। पोलैंड में आज भी उनके नाम से स्कूल चलाया जाता है। 2022 में जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो पोलैंड ने भारतीय विद्यार्थियों को अपने यहाँ मुफ्त वीजा दिया और खुले दिल से भारतीय विद्यार्थियों को अपने यहाँ पनाह दी। 2024 में भारत और पोलैंड अपने कूटनीतिक रिश्तों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पोलैंड सेंट्रल यूरोप में भारत का मुख्य आर्थिक भागीदार देश है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। ये यात्रा कई मायनों में खास है। एक तो यूक्रेन और भारत के बीच स्थापित हुए कूटनीतिक द्विपक्षीय संबंधों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। भारत और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक संबंधों को स्थापित हुए 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। देखिए, जुलाई में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर थे। उनकी यात्रा के दौरान ही रूस ने यूक्रेन में बच्चों के हॉस्पिटल पर अटैक किया था। उस दौरान यूक्रेन ने इस यात्रा पर नाराजगी जताई थी। 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच विवाद जारी है। पश्चिमी देश रूस पर लगातार नए प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने परंपरागत सहयोगी रूस से व्यापार बंद नहीं किया। न ही भारत ने कभी भी रूस को प्रत्यक्ष तौर पर इस पूरे विवाद में जिम्मेदार माना है। इनफैक्ट भारत की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर बहुत सधी हुई रही है। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा भी रूस और यूक्रेन के साथ रिश्तों को बैलेंस करने का जरिया बताई जा रही है। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं?
इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलता है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं, अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। भारत अपने कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में एपिडा ने पहले रेडी टू ड्रिंक फिग जूस पोलैंड के लिए निर्यात किया है। इस जूस को पुरंदर फिग्स यानी पुरंदर अंजीर के जरिए बनाया गया है। पुरंदर अंजीर को GI टैग हासिल है। ये अंजीर अपने यूनिक टेस्ट के लिए जानी जाती है। साथ ही इसमें हाई पल्प कंटेंट के साथ विटामिन और मिनरल्स की भी बड़ी मात्रा पाई जाती है। पुरंदर अंजीर भारत में उगाई जाने वाली बेहतरीन अंजीर में से एक है। इसे मुख्य तौर पर महाराष्ट्र के पुणे में उगाया जाता है। इसके लिए शुष्क मौसम, पहाड़ी ढलान और मध्यम सिंचाई जैसी सुविधाओं की जरूरत होती है। इसका बैंगनी रंग इसे बाकी के अंजीर से अलग करता है। 2022 में पुरंदर अंजीर को जर्मनी को भी निर्यात किया गया था। इसमें एपिडा ने बड़ी भूमिका निभाई है। एपिडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन संसद ने एक्ट के जरिए किया था। यह अपने अस्तित्व में 13 फरवरी 1986 को आई। एपिडा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय या फिर ऑटोनोमस बॉडी है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। एपिडा कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता को बढ़ाने के अलावा बाजारों के विकास में भी काम कर रही है। पृथ्वी पीने के पानी की कमी से जूझ रही है और वैज्ञानिकों ने मंगल पर पानी के समुद्र होने का दावा किया है। जी हां, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की जिसे लिक्विड वाटर इन द मार्शियन मिड क्रस्ट नाम दिया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक मंगल की सतह के क्रस्ट में 10 से 20 किलोमीटर की गहराई में तरल पानी मौजूद है और ये पानी तब इकट्ठा हुआ होगा जब करोड़ों साल पहले मंगल की सतह पर झील, नदियां और यहां तक कि समुद्र भी मौजूद रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिक तो लंबे वक्त से पृथ्वी के अलावा मंगल पर जीवन की बात करते हैं, तो इस रिसर्च में अलग क्या है? देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों का दावा मंगल पर बर्फ की मौजूदगी का दावा था। नई रिसर्च मंगल पर तरल पानी का दावा कर रही है, जो कि नया है और नई होप्स लेकर आया है। लेकिन यह सिर्फ पृथ्वी के अलावा जीवन के लिए नई संभावना है, क्योंकि 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर पानी के लिए ड्रिल करना बहुत ज्यादा कठिन होगा। इस रिसर्च के लिए डेटा नासा के मार्स इनसाइट लैंडर से लिया गया था। आपको बता दें, मार्स यानी मंगल का नाम प्राचीन रोमन व्यक्तियों द्वारा युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया था। इसका लाल रंग ब्लड के रंग से समानता रखता था। आज भी इसे रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। इसके लाल रंग के पीछे कारण मंगल पर लौह खनिजों का ऑक्सीडाइज्ड रूप में पाया जाना है। मंगल की मिट्टी यानी रेगोलिथ में ऑक्सीडाइज्ड होकर मिले लौह तत्व जब हवा में उड़ते हैं तो ये ग्रह दूर से लाल रंग का दिखता है। मंगल सूर्य से चौथा सबसे नजदीकी ग्रह है। मंगल पर पाई जाने वाली कुछ विशेष स्थलाकृतियों की बात करें तो वेलास मैरिनेरिस एक बड़ा कैनियन सिस्टम है। इसका आकार पृथ्वी पर पाए जाने वाले ग्रैंड कैनियन से 10 गुना अधिक बड़ा है। पूरे सौर मंडल में मंगल पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुनी है। इसके अलावा मंगल के 2 मून यानी चंद्रमा भी हैं, फोबोस और डिमोस। इनमें से फोबोस बड़ा है और डिमोस छोटा है। आज का टर्म ऑफ द डे है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हिंदी में इसके लिए कोई बहुत सटीक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा आखिरी कर्जदाता। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक संस्था है। आमतौर पर यह किसी देश का सेंट्रल बैंक होता है। भारत के मामले में RBI को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। ये बैंक्स और अन्य संस्थाओं को लोन देते हैं जब वो गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं। एक तरह से ये वो संस्था है जो इमरजेंसी क्रेडिट मुहैया कराती है। कुछ लोगों का तर्क है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जैसी संस्था के चलते बैंक्स ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि फाइनली उन्हें सपोर्ट किया ही जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड हासिल हुई है। RBI पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है। सही कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। इस शब्द का मतलब क्या है?
व्यापार औद्योगिक संस्थाओं को जब कहीं और से कर्ज नहीं मिले तो केंद्रीय बैंक कर्ज देता है। अस्थायी संकट के दौरान बैंकों को तरलता प्रदान करता है। बजट घाटा पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज देता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सोलर विलेज बन गया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? सही जवाब है विकल्प सी, महाराष्ट्र। और दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। सद्भावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। सही कथनों को चुनना था, केवल 1, केवल 2, न तो 1 न ही 2, 1 और 2 दोनों। और सही जवाब है विकल्प डी, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 से विजेताओं को सम्मानित किया। ये इन अवार्ड्स का पहला एडिशन है। कुल 4 कैटेगरीज में 33 अवार्ड्स दिए गए। इन 4 कैटेगरीज में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम शामिल हैं। विज्ञान रत्न में वैज्ञानिकों के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को सम्मान दिया जाता है। विज्ञान श्री किसी क्षेत्र विशेष में वैज्ञानिकों के योगदान के लिए है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर में युवा वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। विज्ञान टीम के तहत 3 या उससे ज्यादा लोगों की टीम को पुरस्कृत किया जाता है। देखिए, 33 लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, तो सबके नाम याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन विज्ञान रत्न अवार्ड एक ही व्यक्ति को दिया गया है। इन पुरस्कारों की घोषणा के वक्त ही सरकार ने साफ कर दिया था कि एक साल में अधिकतम 3 ही विज्ञान रत्न अवार्ड दिए जा सकते हैं। 2024 के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को दिया गया है। वे भारत में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च में अग्रणी हैं। उन्होंने नई दिल्ली स्थित बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस काउंसिल के गठन में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्हें मलेरिया के लिए जिम्मेदार प्लाज्मोडियम के हीम बायोसिंथेटिक पाथवे को एक्सप्लेन करने के लिए भी जाना जाता है। वहीं विज्ञान टीम कैटेगरी में इसरो की चंद्रयान 3 टीम को पुरस्कृत किया गया है। ये पुरस्कार 13 डोमेन्स में दिए जाते हैं। इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंसेज, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, तकनीक और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। मलेशिया एक बार फिर से खबरों में है। कुछ दिन पहले मैंने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा की खबर डिस्कस की थी। आज खबर मलेशिया की ओरांगुटान कूटनीति से जुड़ी हुई है। देखिए, मलेशिया दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है। इकोनॉमी में पाम ऑयल की बड़ी भूमिका है। इसके चलते मलेशिया को वनोन्मूलन करना पड़ता है। मतलब ये कि अन्य पेड़ों के बजाय पाम ट्री उगाए जाते हैं, जिससे ओरांगुटान का आवास खत्म हो रहा है। ओरांगुटान क्या है ये अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ओरांगुटान डिप्लोमेसी क्या है। तो इसके चलते मलेशिया ने मई में घोषणा की कि जो भी देश हमारे यहाँ से पाम ऑयल खरीदेंगे, हम उन्हें ओरांगुटान गिफ्ट करेंगे। मलेशिया ने इसे चीन की पांडा डिप्लोमेसी की तर्ज पर ओरांगुटान डिप्लोमेसी नाम दिया, लेकिन मलेशिया के वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स को ये डिप्लोमेसी पसंद नहीं आई और इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। अब मलेशिया ने अपनी ओरांगुटान डिप्लोमेसी में बदलाव किया है। अब ओरांगुटान को पाम ऑयल खरीदने वाले देशों को गिफ्ट न करके स्पॉन्सर कराया जाएगा। मतलब ये कि इनका कंजर्वेशन मलेशिया में ही होगा, लेकिन ये देश फंडिंग कर सकते हैं। ओरांगुटान एक मलय वर्ड है, मतलब होता है मैन ऑफ द फॉरेस्ट। ओरांगुटान एप्स या फिर वानर की एशियाई प्रजाति को बोलते हैं। ये बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड पर मिलते हैं। इन्हें वन मानुष कहा जाता है। ये बहुत हद तक इंसानों जैसे होते हैं। आपको इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो याद होगा जिसमें राकुस नाम के एक ओरेंगुटान ने अपने चेहरे पर हुए एक घाव को मेडिसिनल प्लांट का यूज करके ठीक कर लिया था। दरअसल वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया की सुआक बालिबिंग रिसर्च साइट पर एक ओरेंगुटान को औषधीय पौधे की मदद से अपने घाव का इलाज करते देखा था। नियमित निगरानी के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि राकुस नाम का यह वनमानुष फाइब्रोरिया टिंक्टोरिया पौधे की पत्तियों का रस अपने घावों पर लगा रहा था। यह पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया के लोग दर्द और जलन को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में भी होता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ओरांगुटान का मतलब मैन ऑफ द फॉरेस्ट क्यों होता है। इनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मलेशिया ने जब दूसरे देशों को गिफ्ट करने की बात कही थी, तब वाइल्ड लाइफ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जो एनिमल्स अपने स्थानिक आवास में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उन्हें दूसरे देशों को डिप्लोमेसी के नाम पर गिफ्ट करने का क्या लॉजिक है। अब आपके लिए एक सवाल है, आपको भारत में पाए जाने वाले इकलौते एप का नाम बता दो।
हाल ही में श्रीलंका ने भारत समेत 35 देशों के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है और यह फैसला 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। 6 महीने तक यह लागू रहेगा। 35 देशों की इस लिस्ट में भारत, यूके, यूएसए और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। यहां ध्यान रहे कि फैसला टूरिस्ट वीजा के लिए किया गया है। हम जानते हैं कि आखिर वीजा होता क्या है। वीजा के बारे में जानने से पहले यह भी ध्यान रखिए कि पासपोर्ट और वीजा दो अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति की विदेश यात्रा के दौरान उसकी व्यक्तिगत पहचान बताने वाला एक दस्तावेज होता है। पासपोर्ट एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता को बताता है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट बहुत जरूरी होता है। किसी भी इंसान के लिए पासपोर्ट पहचान पत्र का काम करता है। जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो इससे पहले वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। अगर व्यक्ति का पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कानूनी रूप से सही हों तभी उसे वीजा मिलता है। वही वीजा क्या है? वीजा एक तरह की आधिकारिक अनुमति होती है जो किसी भी व्यक्ति को विदेश में रहने, घूमने और काम के लिए लेना पड़ता है। वीजा किसी भी व्यक्ति को एक फिक्स टाइम के लिए किसी देश में प्रवेश करने, छोड़ने या रहने की आधिकारिक अनुमति देता है और यह अनुमति उस देश के सरकारी अधिकारी द्वारा ही दी जाती है जिस देश की हम यात्रा करना चाहते हैं। वीजा एक अलग दस्तावेज भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह यात्री के पासपोर्ट में लगी हुई एक मुहर होती है। हर देश में वीजा के लिए अलग अलग नियम कानून होते हैं। जैसे श्रीलंका के हालिया फैसले ने भारतीयों के लिए वीजा की जरूरत ही खत्म कर दी। कई देशों में जाने से पहले आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे देश भी हैं जिनमें वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी जाती है। कुछ देशों में तो वीजा के आवेदन से पहले इंटरव्यू और मेडिकल स्क्रीनिंग तक की जरूरत होती है। वीजा कई तरह के होते हैं, जैसे वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, ट्रांजिट वीजा, मेडिकल वीजा। इन सब के पीछे देश की सरकारों का मकसद होता है कि वे ये जान सकें कि उनके देश में कौन किस मकसद से दाखिल हो रहा है। यह सब ऑफिशियल लेवल पर सतर्कता के साथ किया जाता है जिससे डेटा के लेवल पर कोई गड़बड़ी ना हो। अगर ये फैसिलिटी ना हो तो कोई भी किसी बाहर के देश से आकर क्रिमिनल एक्टिविटीज करके चला जाएगा और सरकारों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप में 2 देशों की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले पड़ाव पर वे पोलैंड पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने पोलैंड स्थित 3 मेमोरियल्स की यात्रा की। इसमें भारत के नवानगर के जाम साहिब का स्मारक स्थल, स्क्वायर ऑफ द गुड महाराजा कहते हैं इसको, मोंटे कैसिनो की लड़ाई का स्मारक और कोल्हापुर कैंप शामिल हैं। पोलैंड का नवानगर के जाम साहिब के साथ जुड़ाव की कहानी मैंने कल ही बुलेटिन में आपको बताई थी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर जर्मनी और सोवियत संघ ने आक्रमण किया था। पोलैंड के लोगों के पास देश कहने के लिए कोई जमीन नहीं थी और उस दौरान पोलैंड के बच्चों को भारत में शरण दी गई थी। ये कहानी तब की है जब भारत ब्रिटिश आधिपत्य में था और पोलैंड के बच्चों को शरण छोटी सी रियासत नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जी ने दी थी। उन्हें ही जाम साहिब के नाम से जाना जाता है। पोलैंड में उनके नाम से स्कूल्स और स्मारक बनवाए गए हैं। पोलैंड में उन्हें गुड महाराजा के नाम से याद किया जाता है। वहीं कोल्हापुर मेमोरियल कोल्हापुर की रॉयल फैमिली की याद में बनवाया गया है। इस फैमिली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की महिलाओं और बच्चों को शरण दी थी। इस दौरान कोल्हापुर में कैंप की व्यवस्था की गई थी जिसमें तकरीबन 5000 पोलैंड के बच्चों और महिलाओं को शरण दी गई। इसके अलावा मोंटे कैसिनो की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुई थी। इसमें भारत और पोलैंड के सैनिक साथ में लड़े थे। ये स्मारक भारत और पोलैंड के बीच गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को दिखाते हैं। आपको बता दें कि पोलैंड सेंट्रल यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी लोकेशन को समझने के लिए स्क्रीन पर दिखाई जा रहे मैप को देखिए। पोलैंड अपनी उत्तरी सीमा बाल्टिक सी से साझा करता है। आप यूरोप को इमेजिन करते वक्त रेगिस्तान के बारे में शायद ही कभी सोचें, लेकिन पोलैंड के दक्षिणी हिस्से में 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला रेगिस्तान भी है। इसे ब्लेडो डिजर्ट के नाम से जानते हैं। ये यूरोप में मौजूद 5 प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले डेजर्ट्स में से एक है। पोलैंड की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। इनमें रूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, बेलारूस और लिथुआनिया शामिल हैं। ओडर, विस्तुला और वार्टा पोलैंड की प्रमुख नदियां हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है भूमि स्पर्श मुद्रा। आपने कला संस्कृति पढ़ने के दौरान बुद्ध की कई मूर्तियों के बारे में सुना होगा। कई तरह की शैलियों जैसे गांधार, मथुरा कला शैलियों में बुद्ध की कई तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं। ऐसी ही एक प्रतिमा है बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में बनी मूर्ति। ये गुप्त काल से संबंधित है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मुद्रा है जो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के क्षण से जुड़ी हुई है। इस मुद्रा में बुद्ध अपने दाहिने हाथ से धरती को स्पर्श करते हैं जबकि बायां हाथ गोद में ध्यान की मुद्रा में रखा होता है। ये मुद्रा उस समय को दर्शाता है जब सिद्धार्थ गौतम बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे और उन्हें
मार यानी कामदेव ने ज्ञान प्राप्ति से रोकने का प्रयास किया। तब बुद्ध ने धरती को स्पर्श करके इसे साक्षी बनाया कि उनका ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। यह मुद्रा बुद्ध की अडिगता, प्रलोभनों पर विजय और धरती से उनके गहरे संबंध का प्रतीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलैंड सेंट्रल यूरोप में स्थित है। पोलैंड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मोंटे कैसिनो की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में हुई थी। कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 में इसके थीम टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा रखी गई है। इस दिन भारत ने मंगलयान को अंतरिक्ष में भेजा था। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ ग्रेड हासिल हुई है। आरबीआई पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था है। सही कथनों को चुनना था। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2, और सही जवाब है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, भारत में केंद्रीय बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। इस शब्द का मतलब क्या है? व्यापार और औद्योगिक संस्थाओं को जब कहीं और से कर्ज नहीं मिले तो केंद्रीय बैंक कर्ज देता है। अस्थायी संकट के दौरान बैंकों को तरलता प्रदान करता है। बजट घाटा पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज देता है। कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3, और सही जवाब है विकल्प बी। आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं, मगर क्या प्रीलिम्स एग्जाम के मुश्किल सवालों से घबराते हैं? इसका मतलब है कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रतिज्ञा प्लस बैच के बारे में नहीं जानते। देखिए, 31 अगस्त से शुरू हो रहे इस बैच में आपको 2025 के प्रीलिम्स को टारगेट करने वाले 37 टेस्ट तो मिलते ही हैं। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलता है हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि। टेस्ट शुरू हो रहा है इसी 8 सितंबर से हर रविवार, जो चलेगा 18 मई 2025 तक। रिजल्ट का ऐलान टेस्ट के ही दिन शाम तक कर दिया जाएगा। तो अगर आप इन सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं, अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दूसरे पड़ाव में यूक्रेन पहुंच गए हैं। उनके पहले पड़ाव यानी पोलैंड विजिट को मैंने कल न्यूज एट 9 के बुलेटिन में डिस्कस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन ट्रेन के जरिए तकरीबन 10 घंटे खर्च करके पहुंचे। यूक्रेन साल 1991 में आज़ाद हुआ था और तब से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। यूक्रेन की यात्रा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसके मुताबिक भारत इस रीजन में शांति का पक्षधर है। साथ ही ये समय युद्ध का नहीं है। किसी भी तरह के युद्ध या विवाद को कूटनीति और वार्ता के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। भारत इस बात में पूरी तरह से भरोसा करता है कि युद्ध के मैदान में किसी समस्या का हल नहीं निकलता। भारत के प्रधानमंत्री की ये यूक्रेन यात्रा कितने मायनों में अहम है और वैश्विक राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसके लिए एक बार वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को समझना होगा। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन रूस मुद्दे को लेकर एक पीस समिट आयोजित की गई थी, जिसका युद्ध पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। साथ ही यूरोपियन कंट्रीज युद्ध के साथ जुड़ी हुई कॉस्ट को लेकर चिंता में हैं। जाहिर है 2022 से लगातार हो रहे युद्ध ने यूरोप की इकोनॉमी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दूसरी तरफ यूएसए, जिसे दुनिया का कर्ता धर्ता माना जाता है, वो अपनी घरेलू राजनीति में उलझा हुआ है। यूएसए में प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। इस पूरी स्थिति में भारत के पास एक मौका है कि वो इन पार्टीज को नेगोशिएशन टेबल पर ले आए। भू राजनीति में भारत के लिए इसे एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले रूस की यात्रा भी कर चुके हैं। रूस भारत का परंपरागत सहयोगी भी है। पश्चिम के देशों से लगातार बनाए गए दबाव के बावजूद भारत ने रूस के खिलाफ कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। और भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति के बुलावे पर यूक्रेन पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत दोनों पार्टीज के बीच मध्यस्थता करा सकता है। यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में बसे भारतीयों से भी मिले। साथ ही यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में रूस के आक्रमण के दौरान मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा एवी फोमिन बॉटनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। यह अपनी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, माल्डोवा और रोमानिया से साझा करता है। इसके दक्षिण में सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी स्थित हैं।
आपने रूस यूक्रेन विवाद में क्रीमिया का नाम जरूर सुना होगा। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया को अपने नियंत्रण में ले लिया था। एक बार मैप पर ब्लैक सी की लोकेशन को समझ लीजिए। ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच स्थित सागर है। इसके उत्तर में यूरोप, पूर्व में कॉकेसस, दक्षिण में अनातोलिया और पश्चिम में बाल्कन क्षेत्र है। इसकी तटीय सीमाएं बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की से लगती हैं। इसी में रूस यूक्रेन के बीच विवादित क्षेत्र क्रीमिया भी स्थित है। ब्लैक सी के पूर्व में कर्च स्ट्रेट है जो इसे अजोव सागर से जोड़ती है। भारत और यूएसए के बीच एक गैर बाध्यकारी SOSA यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट किया गया है। भारत यूएसए का 18वां SOSA पार्टनर बना है। अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूएसए की यात्रा पर थे और इस दौरान ही दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ। समझौते के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी वस्तुओं और सेवाओं में दोनों देश एक दूसरे को प्रायोरिटी देंगे। साथ ही दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा संसाधनों की खरीद में एक दूसरे की मांग को प्रायोरिटी पर रखेंगे। SOSA के जरिए भारत और यूएसए के बीच मौजूद DTTI यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव को भी मजबूती मिलेगी। यहाँ एक और बात समझिए कि DTTI कोई कानून या समझौता नहीं है। ये एक मैकेनिज्म है जो दोनों देशों के सीनियर लीडर्स को रक्षा यानी डिफेंस के क्षेत्र में आ रहे चैलेंजेस को दूर करने के लिए एंगेज करने पर जोर देता है। EU यानी यूरोपियन यूनियन का ऐतिहासिक नेचर रेस्टोरेशन लॉ लागू हो गया है। EU का ये नेचर रेस्टोरेशन प्लान कई मायनों में बेहद अहम है। जैसे ये पहला ऐसा प्लान है जो कि कॉन्टिनेंट के लेवल पर है। देखिए, ये कानून महाद्वीपीय स्तर पर है, इसलिए सदस्य देशों को एक नेशनल रिस्टोरेशन प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। इस प्लान का ड्राफ्ट कानून के लागू होने के 2 सालों के भीतर मतलब सितंबर 2026 तक सौंपना होगा। सदस्य देशों को अपने इन प्लान्स को 2032 और 2042 में रिव्यू करने की बाध्यता तय की गई है। इस कानून को लाने की कई कंडीशंस EU में मौजूद हैं। जैसे EU के देशों में 80% से ज्यादा हैबिटेट की स्थिति खराब है, जलवायु अलार्मिंग कंडीशन में है। 2050 तक EU ने क्लाइमेट न्यूट्रलिटी हासिल करने का लक्ष्य रखा है और ये एक्ट इस लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित होगा। नेचर रेस्टोरेशन प्लान के तहत 2030 तक EU के 20% समुद्री और जमीनी क्षेत्र पर कुछ विशेष स्पीशीज और उनके हैबिटेट के रेस्टोरेशन के लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसके अलावा ऐसे सभी इकोसिस्टम जिन्हें रेस्टोरेशन की जरूरत है उन्हें 2050 तक रेस्टोर करने का लक्ष्य रखा गया है। नेचर रेस्टोरेशन प्लान EU की यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है। इस डील के तहत जलवायु और जैव विविधता से जुड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिससे जलवायु से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर EU को एक ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट के तौर पर निर्धारित किया जा सके। EU की यूरोपियन ग्रीन डील के 3 सबसे अहम टारगेट हैं। पहला है 2050 तक पहला क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनाना। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें 44 देश हैं और EU यानी यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का संघ है जिसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। दूसरा टारगेट है 1990 की तुलना में 2030 तक 55% तक कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना। इसके अलावा 2030 तक EU में एडिशनल 3 बिलियन पेड़ों को लगाना है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन से मतलब उन इकोसिस्टम की रिकवरी में मदद करना है जो नष्ट हो चुके हैं। साथ ही सुरक्षित इकोसिस्टम्स को संरक्षित करना भी इसमें शामिल होता है। UN के मुताबिक हर तरह के इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जा सकता है, चाहे वन हो, फार्मलैंड हो, आर्द्र भूमि हो या फिर महासागर। थाईलैंड में 3 से 4 सितंबर के दौरान बैंकॉक में बिम्स्टेक के सम्मेलन का आयोजन होना था, लेकिन थाईलैंड की केयरटेकर गवर्नमेंट ने इस सम्मेलन को पोस्टपोन कर दिया। आपको बता दें कि थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री श्रेथा थावसिन को कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। इसके बाद पायटोंगटान चिनवाट थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रच दिया, लेकिन पायटोंगटान चिनवाट को अभी कैबिनेट गठित करनी है। इसके चलते ही बिम्स्टेक के सम्मेलन को पोस्टपोन किया गया है। बिम्स्टेक का गठन बैंकॉक घोषणा के साथ 6 जून 1997 को हुआ था। बिम्स्टेक से मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के 7 देश सदस्य हैं। इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड और म्यांमार शामिल हैं। इसका सचिवालय है बांग्लादेश के ढाका में, जो कि 2014 में बना है। सचिवालय को बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि संस्था के तौर पर बिम्स्टेक का विकास बेहद धीमी गति से हुआ है।
बिम्स्टेक में शुरुआत में सदस्य देशों में 6 क्षेत्रों में सहयोग था। इन 6 क्षेत्रों में व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्यन शामिल है। 2021 से हर सदस्य देश को एक विशेष क्षेत्र पर फोकस करने को लेकर सहमति बनी है। भारत के पास मुख्य क्षेत्र है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। वहीं सब सेक्टर्स में ऊर्जा, काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में है। ये अपनी सीमा म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से साझा करता है। थाईलैंड अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड से भी सीमा बनाता है। गल्फ ऑफ थाईलैंड साउथ चाइना सी का एक इनलेट है। थाईलैंड का दक्षिणी हिस्सा मलय पेनिनसुला के कुछ भाग को कवर करता है। साल 1939 तक थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था। इसे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया को 2 भागों में बांटकर देखा जाता है, मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट में म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया आते हैं। वहीं मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस शामिल है। म्यांमार मेनलैंड पार्ट और मैरीटाइम पार्ट दोनों का हिस्सा है। आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डार्क फेमिनिन। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं अगर आप, तो इस टर्म से वाकिफ जरूर होंगे। सोशल मीडिया पर डार्क फेमिनिन एनर्जी को लेकर खूब बातें हो रही हैं, लेकिन इसे आमतौर पर नेगेटिव समझ लिया जाता है। ऐसा है नहीं। आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है। डार्क फेमिनिन का मतलब है स्त्रियों के उन गुणों से जो सामान्य रूप से नरम स्वभाव के विपरीत होते हैं। इसमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और रहस्यमयता, मिस्ट्री शामिल है। ये गुण एक औरत को अपनी ताकत और सीमाओं को पहचानने और उन्हें सशक्त रूप से व्यक्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला जो किसी नेतृत्व की भूमिका में है और कठिन निर्णय लेते समय दूसरों की स्वीकृति की परवाह किए बिना अपने सिद्धांतों का पालन करती है, वो डार्क फेमिनिन एनर्जी का उदाहरण है। यह ऊर्जा अपने अंदर की पूरी शक्ति और स्वतंत्रता को अपनाने के बारे में है, न कि केवल उन गुणों को जो परंपरागत रूप से कोमल माने जाते हों। इसे ऐसे समझिए, हमारे समाज में एक नैरेटिव सेट है कि पुरुष स्ट्रांग और महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम स्ट्रांग हैं। यहाँ फिजिकली स्ट्रांग होने की बात नहीं हो रही, लेकिन डार्क फेमिनिन एनर्जी महिलाओं के स्ट्रांग साइड पर फोकस करती है, जिसमें लीडरशिप, आत्मविश्वास जैसे गुणों को महिलाओं से एसोसिएट करके देखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई माँ अपने करियर को अपने बच्चे की तुलना में ज्यादा प्रायोरिटी दे तो सोशल नॉर्म्स के लिहाज से इसे नेगेटिव समझा जाएगा, लेकिन डार्क फेमिनिन एनर्जी में ये नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे की केयर करना केवल माँ की नहीं, दोनों पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले बता दूं कि कल मैंने भारत में पाए जाने वाले इकलौते एप का नाम आप लोगों से पूछा था, जिसका जवाब आप में से ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। वेल डन। सही जवाब है हुलॉक गिब्बन। ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। आइए अब शुरू करें सवाल। पहला सवाल है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझी हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या फिर केवल 5? अगला प्रश्न है, मैडिएरा द्वीप किस देश से संबंधित है? यूएसए, चीन, पुर्तगाल या फिर यूके? आइए देखें कल मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलैंड सेंट्रल यूरोप में स्थित है। पोलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। मोंटे कैसिनो की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में हुई थी। कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 3, 1, 2 और 3। और सही जवाब है विकल्प बी, केवल 1। दूसरा प्रश्न था, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा रखी गई है। इस दिन भारत ने मंगलयान को अंतरिक्ष में भेजा था। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था। केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। और सही जवाब है विकल्प ए, केवल 1 और 2। आज इस बुलेटिन में इतना ही। जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।